Hello everyone. Today we will discuss our next topic, that is types of organization. Organization का मीनिंग आप लोगों को पता है क्या होता है? ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन, अरेंज द रिसोर्सेज, डिवाइड द वर्क. अब आती है बात किसकी? टाइप्स की. तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का. फर्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन and the second is informal organization. फर्स्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हो, नेम से पता चल रहा है, जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हो, जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन हो, जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन हो. ठीक है. जैसे क्या है, आप मान लो खुद के घर बैठे हो, सपोज करो कुछ भी खाने का मम्मा ने बनाया, आप क्या करते हो? फटाफट खाने लग जाते हो. ठीक है. इन केस अगर वो आपकी फेवरेट डिश है, ठीक है, और आप बाई चांस किसी रिलेटिव के जाते हो, वही डिश उन्होंने, आपके रिलेटिव ने बना रखी होती है, वो आपको सर्व करते हैं और आपको कहते हैं बेटा खा लो. आप क्या कहते हो? नहीं, बस भूख नहीं है, नहीं मन नहीं है. मन भी होता ना तो भी आप नहीं खाते. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाउंडेशन हो जाती है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन हो जाते हैं. कई बार वो कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी मत करवाओ, खा लो, आपका ही घर है. यानी कि फॉर्मेलिटीज़, जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो होता है फॉर्मल. कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई को कहता है कि आज मैनेजर ने कहा है आज 2 o'clock मीटिंग है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात होगी. एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बोल रहा है 2 o'clock आज मैनेजर ने क्या करनी है? मीटिंग लेनी है. तो दैट इज फॉर्मल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को बता दिए जाते हैं क्या कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं. मतलब कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, यानी कि कौन किसके नीचे रहकर काम करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. क्लियर कट बता देना किस में होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, म्यूचुअल रिलेशन, यानी कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जो भी है एम्प्लॉयज़ के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्लियर कट बता दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो. अब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बता दिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपको हम ये पावर दे रहे हैं, आपकी अथॉरिटी ये है, देन वो पर्सन अकाउंटेबल भी होगा ना. यानी सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है. ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए इस्टेब्लिश की जाती है? एक पर्टिकुलर टास्क को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. आया समझ? क्या बताया? ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स की होती है. एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, फॉर्मेलिटी होती है. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन सब कुछ क्लियरली डिफाइंड कर दिया जाता है, क्लियर कट बता दिया जाता है. ओके. अब आती हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट आता है इसमें पॉइंट, इट हैज़ डिफाइन रिलेशनशिप. इंटर रिलेशनशिप भी कह सकते हो. कि क्लियर कट बता देना कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या बता दिया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हर किसी को पता होता है कि मेरी ये अथॉरिटी मुझे दी गई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, और हु विल ऑर्डर टू हूम, कौन किसको ऑर्डर देगा.
एंड हु विल रिपोर्ट टू whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। हर पर्सन जानता है कि उसका क्या काम है, उसको कैसे करना है, उसको किसको रिपोर्ट करना है। ईच एंड एवरीवन नोज एवरीथिंग। ओके, तो फॉर्मल की फर्स्ट फीचर क्या की, इट हैज़ डेफिनेट इंटर रिलेशनशिप। उसके बाद सेकंड आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसके अंदर सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं। रूल्स और रेगुलेशन, हर किसी को उन रूल्स और रेगुलेशन को, हर किसी को मतलब एम्प्लॉइज़ को, उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना नेसेसरी हो जाता है। थर्ड आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन बेसिक किस पर है, डिवीज़न ऑफ वर्क में, कि क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे टास्क को, होल वर्क को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क, और ईच टास्क ईच इंडिविजुअल को असाइन कर देते हैं। मतलब हर किसी का काम तो अलग अलग है, लेकिन वो कर किस लिए रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हर किसी का काम तो अलग अलग होता है, लेकिन वो जो उनका इंडिपेंडेंट काम है, जो उनका अलग अलग डिफरेंट वर्क है, वो होता किस लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर आता है, इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है, जानबूझकर, मतलब जो चीज़ जान करके की जाती है, अपने आप नहीं बनती। इट मीन्स जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बताया जाता है ना कि किसका क्या काम है, किसने क्या करना है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अब जब सब चीज़ें बता रहे हैं तो सब क्या है, डेलिबरेटली क्रिएट किया जा रहा है, जानबूझकर ही क्रिएट किया जा रहा है। किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजी मैनर में अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजी मैनर में अचीव करने के लिए। उसके बाद है, इट इज़ इम्पर्सनल। इट इज़ इम्पर्सनल। अभी तो मैं ये बताया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये कहा जाता है ये सुपीरियर है, इसके नीचे इतने लोग काम करेंगे, ए के नीचे बी सी डी ई ये काम करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी बी को पूछना है वो ए से पूछे। अब हो सकता है ए और बी की आपस में ना बनती हो, या सी और ए की ना बनती हो, ये कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि किसकी बनती है किसकी नहीं बनती। मैनेजर ने बता दिया कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर पर्सनल फीलिंग को नहीं देखा जाता, यहाँ पर पर्सनल फीलिंग को कंसीडर नहीं किया जाता, इसीलिए कहा जाता है इट इज़ इम्पर्सनल। इट इज़ इम्पर्सनल। और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट फीचर का, वो है इट इज़ मोर स्टेबल। इट इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पर्सनल फीलिंग्स है उनको तो देखा नहीं जा रहा। अब दो लोगों की बने या ना बने, उनको काम तो करना होगा ना। तो कोई भी चेंजेस आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को तो आपको फॉलो करने होंगे। इन केस अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो आप क्या हो जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाओगे, आउट हो जाओगे। तो कहते हैं कि इन केस, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उस अकॉर्डिंग हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, तो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। आया समझ, क्या बताया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे क्लियर कट बता दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या कहा था, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, लाइक
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका मैनेजर ये है, इसका मैनेजर ये है, ए लगा लो, बी हो गया, सी डी ई, ए के नीचे एफ जी एच काम करेंगे, बी के नीचे आई जे के काम करेंगे, सी के नीचे एल एम एन काम करेंगे, ओ पी क्यू डी के नीचे काम करेंगे। इस तरह से जैसे क्या होता है, एक स्कूल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। कौन कौन से? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता है। कॉमर्स का एचओडी, साइंस का एचओडी, और हर डिपार्टमेंट में टीचर्स होते हैं जो एचओडी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हैं। जैसे आर्ट्स में ABC 3 टीचर्स हो गए, इस एचओडी के नीचे काम करेंगे। कॉमर्स के अंदर DEF हो गए जो कॉमर्स के एचओडी के नीचे काम करेंगे। साइंस के अंदर GHI जो साइंस के एचओडी के नीचे काम करेंगे। तो फॉर्मल कि इन केस ए को अगर कुछ पूछना है ना तो वो आर्ट्स के एचओडी से पूछेगा, यानी कि जो आर्ट्स का एचओडी है वो आर्ट्स के टीचर को ऑर्डर देगा, और जो आर्ट्स का टीचर है वो आर्ट्स के एचओडी को रिपोर्ट करेगा। जो भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होएगी बता दिया जाता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ए टीचर का ये काम है, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, बी टीचर का ये काम है, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। जैसे ए को बोला आप पॉल साइंस पढ़ाओगे, बी को बोला आप हिस्ट्री पढ़ाओगे, सी को बोला आप हिंदी पढ़ाओगे। तो क्या है कि हम वर्क दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिब्रेटली जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। अब हो सकता है कि जो ए है उसकी एचओडी से ना बनती हो, कुछ डिस्प्यूट रहता हो, लेकिन फिर भी उसको काम तो करना पड़ेगा ना, जैसा एचओडी कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जहाँ क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन बता दिया जाता है कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और क्या है, क्लियर कट बता देना। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, कि सारा कुछ क्लियरली डिफाइंड है। एम्प्लॉयज़ को उन रूल्स रेगुलेशन को मानना होगा। यहाँ पे क्या एम्प्लॉयज़ एचओडी के रूल्स रेगुलेशन को मान रहा है, जैसा वो कहेंगे वैसा वो करेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, होल वर्क को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर आगे टीचर अपॉइंट कर दिए, फिर आगे स्मॉल पार्ट्स में वर्क को डिवाइड कर दिया। लाइक कॉमर्स में इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, BS हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क को डिवाइड ही तो कर रहे हैं। उसके बाद कहता है इट इज़ इम्पर्सनल, चाहे इनकी बने या ना बने, यहाँ पे पर्सनल फीलिंग को नहीं देखा जाता। हो सकता है कि कॉमर्स की इस टीचर की आर्ट्स के एचओडी के साथ बनती हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप इस ग्रुप में आ जाओ। नहीं, आपको अपने ही एचओडी से सारे के सारे जो भी है ऑर्डर लेने होंगे और उन्हें ही रिपोर्ट करना होगा। और इनकेस अगर आपको कुछ पूछना है तो अपने ही डिपार्टमेंट से आपको पूछना पड़ेगा। ये होता है फॉर्मल। उसके बाद इट इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल फीलिंग को तो देखा नहीं जा रहा, काम करना है आपको, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, कुछ नए नए चेंजेस आ जाते हैं। लाइक एचओडी क्या है, रिटायर हो गया, ये छोड़कर चला गया, नया एचओडी आ गया। अब ये थोड़ी कहेंगे कि ना अब हम काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, मोर स्टेबल रहता है। उसके बाद आती हैं एडवांटेजेस कि फॉर्मल के बेनिफिट क्या क्या हैं। फर्स्ट आता है इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब क्या अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबिलिटी। जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कोई काम असाइन करते हैं और उसके साथ हम उसको अथॉरिटी भी देते हैं, तो वो पर्सन क्या हो जाता है, अकाउंटेबल भी हो जाता है, आंसरेबल भी हो जाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कट बता दिया जा रहा है कि किसका क्या काम है। ऑब्वियस है, अगर उस पर्सन ने वो काम अच्छे से ना किया तो हम क्या है उससे आंसर मांगेंगे, हाँ जी क्यों काम सही से नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट आता है
नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड है। क्लियर कट बता देना किसका क्या काम है। डी है इको टीच करेंगे, ई है अकाउंट्स टीच करेंगे, एफ है बीएस टीच करेंगे, सबका काम बता दिया। अब ये तो नहीं है ना कि ई भी बीएस टीच कर रहे हैं, एफ भी बीएस टीच कर रहे हैं, तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगी। लेकिन फॉर्मल के अंदर कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि जो फॉर्मल है वो किस पर बेस्ड है, डिवीजन ऑफ वर्क पर। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, वन पर्सन को वन टाइम पर वन ऑर्डर मिलना चाहिए। एक पर्सन को एक टाइम पर एक से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक एचओडी है, ए को एक टाइम पर एक से ही ऑर्डर मिल रहा है, यहाँ पे डी को एक टाइम पे एक से ऑर्डर मिल रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल हो पाता है किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है फोर्थ, इजी टू गेट गोल, क्योंकि क्या होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, हम वर्क असाइन कर रहे हैं उनके लेवल के बेस पर, उनकी एबिलिटी के बेस पर। और जब एक ही पर्सन एक काम को बार बार करता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो जब उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको हम वर्क दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम, रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मतलब वेस्टेज नहीं होती, तो गोल इजीली अचीव हो जाएगा। और स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्या है, सभी के सभी जो लोग होते हैं सबको क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। हर किसी को अपना पता होता है कि कौन किसको ऑर्डर करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो स्टेबिलिटी बनी रहती है। वही फीचर्स वाले ही पॉइंट आ जाते हैं इसके अंदर। जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो हम उसको अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं। क्योंकि फॉर्मल है, क्लियर कट बता दिया, सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड है, किसका क्या काम है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती, कोई भी डुप्लिसिटी नहीं होती, वर्क बार बार नहीं होता, एक काम एक ही बार होता है। ओवरलैपिंग का मतलब है बार बार ना होना। यूनिटी ऑफ कमांड होता है क्योंकि एक पर्सन को एक टाइम पे एक से ऑर्डर मिलता है, सबको उनके लेवल एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क दे दिया जाता है, तो गोल को अचीव करना इजी हो जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। उसके बाद आती हैं लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये कहा कि रूल्स रेगुलेशन पर बेस्ड है, क्लियर कट बता देना कौन सुपीरियर कौन सबॉर्डिनेट। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट, डिले इन वर्क। फॉर्मल फॉर्मेलिटी कि जैसे क्या है, स्टूडेंट को कोई काम है, वो पहले कोई भी दिक्कत आ गई वो टीचर को बोलेंगे, टीचर एचओडी को बोलेंगे, एचओडी प्रिंसिपल को बोलेंगे, प्रिंसिपल एमडीज को बोलेंगे। तो ये क्या है कि कितनी देर बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो फॉर्मल में क्या होता है, ये बताया जाता है कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, वर्कर हो गए। वर्कर पहले लोअर को बताएंगे, लोअर मिडिल को बताएगा, मिडिल टॉप को बताएगा। तो डिसीजन लेने में कितना डिले हो जाएगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ड्रॉबैक ये है कि कोई भी काम हो वो करने में डिले हो जाता है। उसके बाद सेकंड आता है लैक ऑफ इनिशिएटिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको वही काम करना होता है जो उनका मैनेजर कहता है, जो उनको कहा जाता है करने के लिए। मतलब उनको अपनी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है ना, खुद सोचने का उनको टाइम नहीं देते, खुद सोचने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते। हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा अच्छे सजेशंस हो, वो ज़्यादा अच्छा कुछ सोच सकते हैं, कुछ नया आइडिया लेकर आ सकते हैं। लेकिन फॉर्मल में क्या है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वही करना होता है जो उनका मैनेजर बोलता है। तो इसकी वजह से जो इनिशिएटिव होती है लोगों के अंदर, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
उसके बाद आता है मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस। मतलब क्या है, क्लियर कट बता देना रिलेशन को कि कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है। इट मीन्स कि कोई किसी और का रोल प्ले नहीं कर सकता, कोई किसी और की जगह काम नहीं कर सकता। लोगों को इवन एक दूसरे के बारे में भी पता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल है, सबको बता दिया आप इसके नीचे काम करोगे, आपको इसको ऑर्डर देना, ये सब तो लोगों को आपस का ही नहीं पता होता कि किसका नेचर कैसा है, कौन क्या है। ना ही एक पर्सन दूसरे का रोल प्ले कर सकता है, उसकी जगह काम कर सकता है। तो ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया। हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे क्लियर कट डिफाइन कर दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बता दी जाती है, कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है। इसकी फीचर्स हमने की, डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड होता है, जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, पर्सनल फीलिंग को नहीं देखा जाता, स्टेबल होता है क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड होता है। अकाउंटेबिलिटी इजीली फिक्स की जाती है, डुप्लीकेटी नहीं होती, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगा, एक ही काम बार बार नहीं होता, गोल को आप इजीली अचीव कर लोगे। एंड लिमिटेशन, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है तो वर्क में डिले हो जाती है और एम्प्लॉयज़ अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उन्हें वही करना होगा जो उनका मैनेजर चाहता है, और एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का काम नहीं कर सकता। उन लोगों को आपस में एक दूसरे की नॉलेज ही नहीं होती। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।